मित्रों, राय साहब की राय कार्यक्रम के मार्केटनॉमिक्स सेगमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी से क्षमा याचना चाहता हूं, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। अति व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और इस दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम आर्थिक और मार्केट जगत में घटित हुए, जिनकी जानकारी आप तक मैं नहीं पहुंचा पाया। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। तो आइए आज हम फिर फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड द्वारा अचानक बंद की गई 6 डेट और बॉन्ड स्कीम्स के बारे में फिर से चर्चा करते हैं। इस स्कीम्स में लेटेस्ट घटनाक्रम क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड द्वारा जो आगे प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो इस प्रक्रिया से जुड़े हुए जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, हम उन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। उसके अलावा इस वोटिंग से जुड़े हुए जो वित्तीय पहलू हैं इन 6 स्कीम्स के, उन पर विचार करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से गौर करते हैं। तो मित्रों, आप सभी को एक लंबे समय से इंतज़ार था ई वोटिंग का, यानी 6 बंद स्कीम्स के वाइंड अप प्रोसेस से जुड़ी हुई वोटिंग प्रक्रिया का। तो ये पहले मैं बता दूं कि ये ई वोटिंग की प्रक्रिया 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2020 तक चलेगी, यानी 26 दिसंबर से शुरू होगी और 28 तक चलेगी। लेकिन 29 दिसंबर को यूनिट होल्डर्स की भी एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग के अंदर जो यूनिट होल्डर्स 26 से 28 दिसंबर के बीच अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए, उनके लिए ये विकल्प होगा कि वो उस दिन अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करें। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 3 दिसंबर 2020 को क्या इंटरिम ऑर्डर पास किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 स्कीम्स को वाइंड अप करने के लिए म्यूचुअल फंड के ट्रस्टियों ने जो निर्णय लिया था वाइंडिंग अप प्रोसेस के लिए, उस निर्णय के लिए यूनिट होल्डर्स की कंसेंट लेनी होगी और उस कंसेंट को लेने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस दौरान जब तक कोर्ट का अगला कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक इस 6 स्कीम से जुड़ी हुई रिडेम्पशंस की प्रक्रिया जो है वो स्थगित रहेगी। अब आइए विचार करते हैं कि ई वोटिंग में क्या होगा। तो ई वोटिंग में यूनिट होल्डर्स के सामने फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड द्वारा 2 ऑप्शंस प्रस्ताव पे दिए जाएंगे। प्रस्ताव ये होगा कि यूनिट होल्डर्स इस पे वोट करें कि ट्रस्टियों ने जो इन 6 स्कीम्स को वाइंडिंग अप के लिए चुना और उस पे उन्हें वाइंड अप करने का निर्णय लिया, वो उससे सहमत हैं या नहीं। तो इन यूनिट होल्डर्स के सामने 2 विकल्प होंगे, एक यस ऑप्शन का, यानी वो ट्रस्टियों के निर्णय का समर्थन कर रहे हैं, और नो ऑप्शन, यानी वो यूनिट होल्डर्स नो ऑप्शन का प्रयोग कर ये साबित करेंगे कि वो ट्रस्टियों के निर्णय से कतई भी सहमत नहीं है। अब ये होगा कि जब यूनिट होल्डर्स अगर ना कर देंगे तो जाहिर है फिर इन स्कीम्स को जो है रीओपन किया जाएगा और उसके बाद रिडेम्पशन का ऑप्शन यूनिट होल्डर्स के सामने होगा, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हाँ, मेजॉरिटी ने अगर यस ऑप्शन का चुनाव किया, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर म्यूचुअल फंड के आगे की प्रक्रिया के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर यस ऑप्शन मेजॉरिटी ने चुना, तो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के क्लॉज 40 के 41 के तहत यूनिट होल्डर्स द्वारा ऑथराइजेशन के लिए कंसेंट ली जाएगी और ये ऑथराइजेशन स्कीम्स की वाइंडिंग अप प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए होगी। इस प्रक्रिया के बाद ऑथराइज्ड ट्रस्टी या अन्य व्यक्ति जो नियुक्त किया जाएगा, वो स्कीम्स में मौजूद जो भी कैश होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा। जैसे जैसे भविष्य में रकम इन स्कीम्स में आती जाएगी, उनका भुगतान भी वह
कर सकेगा, जो एक रेगुलर इंटरवल पे होता रहेगा। और ये पेमेंट जो है वो स्कीम्स के एसेट्स के मोनेटाइजेशन और कैश फ्लो पर निर्भर करेगी। इस बाबत यूनिट होल्डर्स की कंसेंट जब जब ज़रूरी होगी वो ली जाएगी। अब आइए देखते हैं कि फंड इस बारे में क्या चाहता है, उसकी विशेष क्या है। तो फंड ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। फंड का कहना है कि यूनिट होल्डर्स के पक्ष में यही होगा कि वो यस ऑप्शन का चुनाव करे, यानी वह यस ऑप्शन की वोटिंग चाहता है। उसके मुताबिक ऐसा करने से ऑर्डरली वाइंडिंग अप प्रोसेस में सुविधा होगी और एसेट्स को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जा सकेगा। और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में यूनिट होल्डर्स के लिए यही सबसे अनुकूल यानी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उपलब्ध होगा। इससे समय के साथ एसेट्स को बेहतर कीमत पर बेचा जा सकेगा और रकम एक जो मिलेगी वो एक फ़ायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। और अगर वाइंडिंग अप प्रोसेस के विरुद्ध नो ऑप्शन लोग चुनते हैं, यानी यूनिट होल्डर्स नो की वोटिंग करते हैं मेजॉरिटी, तो ऐसी स्थिति में रिडेम्पशंस की बाढ़ आ जाएगी और इसके चलते जो भी एसेट्स इन 6 स्कीम्स में उपलब्ध हैं उनकी डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ सकती है। इससे सिक्योरिटीज़ को फेयर वैल्यू मिलने की संभावना नहीं होगी और जाहिर है कि इसका नुकसान यूनिट होल्डर्स को उठाना पड़ सकता है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण पहलू पे विचार करते हैं, यानी म्यूचुअल फंड ने एक आश्वासन भी दिया है, अपनी इच्छा भी जाहिर की है, साथ में एक आश्वासन एश्योरेंस भी दिया है। फंड ने ये एश्योर किया है कि अगर यूनिट होल्डर्स इन 6 शट स्कीम्स को वाइंडिंग अप करने की मंजूरी दे देंगे, यानी यस ऑप्शन का चुनाव करेंगे, तो उन्हें उनकी रकम वापस पाने के लिए बहुत ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना होगा। ये तो आश्वासन बहुत अच्छा आश्वासन है, लेकिन इस आश्वासन यानी एश्योरेंस से जुड़े हुए कई पहलुओं पर हमको आपको या इन आश्वासन से जुड़े हुए पहलुओं पर यूनिट होल्डर्स को गंभीरता से विचार करना होगा। अब मैं बताता हूँ कि ये कौन से पहलू हैं जिन पे गौर करना इन्वेस्टर्स के लिए, यूनिट होल्डर्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो आश्वासन है फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का कि अगर आप यस ऑप्शन चुनते हैं तो ऑर्डरली प्रोसेस के तहत वाइंडिंग अप जो होगा वो बिल्कुल ऑर्डरली तरीके से एसेट्स को लिक्विडेट किया जाएगा और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड ने यह आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन में कोई स्पष्ट या संभावित समय सीमा यानी टाइम लिमिट नहीं दी है फंड ने कि वो जिसके दौरान यूनिट होल्डर्स को स्कीम्स की सिक्योरिटीज़ की बिक्री या लिक्विडेशन या अन्य तरीके से रकम जो प्राप्त करेगा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कोई टाइम फ्रेम नहीं है इसमें तय कि ये कोई इस बारे में जिक्र म्यूचुअल फंड ने नहीं किया है कि हाँ भाई 6 महीने 8 महीने या 10 महीने या साल भर के भीतर हम इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसके भीतर आपको जो है वो सारी रकम जो एसेट्स हैं वो लिक्विडेट करके जो भी रकम आएगी वो हम वापस कर देंगे। तो ऑर्डरली वाइंड अप की प्रक्रिया फंड कब तक पूरा करेगा, अब ये तो समय ही बताएगा। 6 स्कीम्स को वैसे भी अचानक बंद हुए हैं, 8 महीने लगभग बीत चुके हैं और अब तक केवल 4 स्कीम्स ही कैश पॉजिटिव हो पाई हैं और इनमें मात्र 7,226 करोड़ रुपए ही उपलब्ध हैं जिन्हें फंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और दूसरी बात, अभी तो ये 6 में से 2 स्कीम्स की बोरोइंग्स देनदारी ही लगभग 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, यानी अभी 450 करोड़ रुपए जो बोरोइंग्स हैं उनका भुगतान करना होगा जो आने वाली रकम होगी,
जो भी डिस्ट्रेस सेल के जरिए हो, चाहे वो ऑर्डरली वाइंड अप के जरिए हो, तो 450 करोड़ रुपए के लगभग जो राशि है उसका तो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स में जाएगी। फिर कुछ अन्य खर्चे होंगे वो भी एडजस्ट होंगे, फिर जो रकम मिलेगी यूनिट होल्डर्स को वही रकम होगी। दूसरा एक और पहलू है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है, और वह ये है कि ऑर्डरली वाइंड अप करने के बाद क्या गारंटी है कि यूनिट होल्डर्स को उनकी जो इन्वेस्टेड रकम है, जो उन्होंने पूंजी लगाई है इन 6 स्कीम्स में, वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। संभावना तो बहुत कम है कि पूरी की पूरी मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश दे। अब ये एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूरी इन्वेस्टेड रकम के भुगतान के बाबत फंड न तो कुछ कह रहा है, न उसने कुछ कहा है, और ना ही कोई एश्योरेंस दिया है। वोटिंग के पहले यूनिट होल्डर्स को इन एस्पेक्ट्स पर भी विचार जरूर करना चाहिए। अब एक और काबिले गौर पॉइंट है, वो ये है कि पिछले 8 महीनों में बॉन्ड डेट मार्केट के हालात काफ़ी बेहतर होते गए हैं, लेकिन बंद की गई 6 स्कीम्स के हालात बहुत कन्विंसिंग नहीं हो पाए हैं, और इनमें भी जो 2 स्कीम्स हैं उनकी कैश पॉजिटिव अभी तक होने की संभावना ही नहीं नज़र आ रही है। उनकी क्या बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग्स हैं ये भी अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अभी कितनी रकम, कितना ब्याज का बोझ अभी कितने दिन और झेलना पड़ सकता है यूनिट होल्डर्स को, ये भी स्पष्ट नहीं है। और वो कब तक कैश पॉजिटिव हो पाएंगी इस बारे में भी फंड ने कुछ नहीं स्पष्ट किया है। तो ये मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पर यूनिट होल्डर्स को बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। अब यहाँ एक सबसे पेचीदा मामला आकर यहाँ फंसता है कि किसी को भी जो 6 बंद की गई स्कीम्स हैं उनमें मौजूद सिक्योरिटीज़ के बारे में, डेट और बॉन्ड मार्केट में उनकी संभावित प्राइस के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। न तो फंड ने उपलब्ध कराई है, न अन्य किसी माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। अभी क्या जानकारी है, क्या स्थिति है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। यानी सारे यूनिट होल्डर्स अभी पूरी तरह अंधेरे में हैं कि बाज़ार में अगर जो बहुत अच्छी क्वालिटी की एसेट्स नहीं है, अगर उनको लिक्विडेट किया जाए तो मौजूदा हालात में क्या प्राइस मिलेगा, या अगले 3, 4, 5 महीने बाद भी क्या प्राइस मिलेगा, इस बारे में कुछ भी जानकारी किसी के पास शायद नहीं है। ये जानकारी केवल म्यूचुअल फंड के ट्रस्टियों के पास है, जिसे उन्हें स्पष्ट तौर पर सामने रखना चाहिए यूनिट होल्डर्स के, ताकि वो यस या नो ऑप्शंस का प्रयोग वोटिंग के दौरान अपने एक स्वस्थ विवेक पर ले सकें। यानी यूनिट होल्डर्स के सामने सारी तस्वीर फंड को एक बार सामने रख देनी चाहिए कि डिस्ट्रेस सेलिंग अगर होगी तो आपको इतना नुकसान उठाना पड़ सकता है, हमारे पास इतनी मूल्य की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका बाज़ार मूल्य बहुत ज़्यादा फेयर प्राइस मिलने की संभावना कम है, तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान होगा डिस्ट्रेस सेलिंग में। और अगर आप ऑर्डरली प्रोसेस के तहत अगर आप जाते हैं, यानी यस ऑप्शन का चुनाव करते हैं, तो आपको कुछ और बेहतर, यानी एक संभावित परसेंटेज और बेहतर रकम मिल सकती है। तो इस बारे में अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा तस्वीर अगर और उकेर करके सामने रख देता यूनिट होल्डर्स के, तो उन्हें वोटिंग के दौरान एक उचित निर्णय लेने में काफ़ी सहूलियत होती। खैर, अब ये तो सारे मुद्दे हैं। क्या फंड चाहता है, फंड ने क्या आश्वासन दिया है, और फंड के आश्वासन के बाद अब तक के जो हालात हैं, अब तक जो कुछ प्रोग्रेस हुई है रकम वापसी की, या जो जितनी भी अभी तक जो है वो पेमेंट्स मिली हैं, वो सारी पेमेंट्स के बारे में। तो अब आइए देखते हैं कि लेटेस्ट कैश पोजीशन इस स्कीम्स में क्या है। फंड ने तो कहा कि ठीक है, आप यस ऑप्शन चुनेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी हम रकम वापस कर देंगे और आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना होगा। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए आगे हम देखते हैं कि स्कीम्स को बंद हुए 8 महीने हो गए। 8 महीने के बाद कैश
डेट और बॉन्ड मार्केट जो है वो उसके हालात काफ़ी सुधर चुके हैं। तो इन 8 महीनों के दौरान क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है, आइए जो कुछ फंड ने बताया है उसी के आधार पे हम आपको जानकारी देते हैं। तो 27 नवंबर 2020 तक जो इन स्कीम्स की स्थिति थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मैच्योरिटीज़, कूपन पेमेंट्स और प्री पेमेंट्स, इन के तहत 11,576 करोड़ यानी 11,576 करोड़ की रकम जो है इन 6 स्कीम्स में उपलब्ध है, अब तक आ चुकी है। और इन 6 में से केवल 4 स्कीम अभी तक 8 महीनों के दौरान ये कैश पॉजिटिव हैं। और अकेले नवंबर महीने में इन 6 स्कीम्स में 2,836 करोड़ की रकम आई है, यानी नवंबर महीने में एक खासी कंफर्टेबल रकम मिली है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी? इसी हिसाब से क्या इस रकम में और इजाफा होता जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है, ये केवल आप गेस कर सकते हैं। अब इन 4 कैश पॉजिटिव स्कीम्स में जो कुछ भी डिसबर्सिबल रकम उपलब्ध है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है यूनिट होल्डर्स के बीच, वो केवल 7,226 करोड़ है। और अगर बैंक फंड का ये भी कहना है कि अगर कोई एडवर्स इवेंट्स नहीं हुए तो जो वर्तमान हालात हैं उनमें सिक्योरिटीज़ को फेयर वैल्यू पर लिक्विडेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी उन्हें फेयर वैल्यू पे आप लिक्विडेट कर सकते हैं। तो फंड ने एक पिक्चर आपके सामने रखी है कि अगर आप यस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो जो वर्तमान स्थिति है, यानी वो भी ये मान रहे हैं कि बॉन्ड और डेट मार्केट की सिचुएशन बहुत अच्छी है, सरकमस्टांसेस बहुत अच्छे हैं, और अगर उनको लिक्विडेट किया जाए बिल्कुल धीरे धीरे तो फेयर वैल्यू उनकी मिल सकती है। लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में केवल 48% वो स्कीम कैश पॉजिटिव है। अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड 46% पॉजिटिव है। डायनेमिक एक्रूवल फंड 33% केवल पॉजिटिव है। और क्रेडिट रिस्क फंड तो बस नाम मात्र को पॉजिटिव है, यानी केवल 14% पॉजिटिव है। और बोरोइंग्स कितनी है आउटस्टैंडिंग? शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में AUM का 1% यानी 62 करोड़ रुपए, और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में जो है 305 करोड़ रुपए की बोरोइंग आउटस्टैंडिंग्स हैं, जो AUM का उसका 18% है, यानी 18%। तो अब कुल मिलाकर के लगभग 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए के करीब जो है अभी आउटस्टैंडिंग्स हैं ये बोरोइंग्स की। तो अभी इनका भुगतान किया जाना बाकी है। अब ये सारे पहलू मैंने आपको बता दिए, क्या प्रॉस है क्या कॉन्स हैं, यानी अगर आप यस ऑप्शन चुनते हैं तो क्या संभावनाएं हैं, नो ऑप्शन चुनते हैं तो क्या संभावनाएं हैं। या मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि यस ऑप्शन में नो डाउट एक ऑर्डरली प्रोसेस के तहत जो सिक्योरिटीज़ का एक सिस्टमेटिक ढंग से लिक्विडेशन होगा, और जाहिर है कि जब डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं होगी तो थोड़ी वैल्यू निश्चित तौर पे फेयर होगी, लेकिन वो अब कितनी % बेहतर स्थिति होगी डिस्ट्रेस सेलिंग से, कितना ज़्यादा प्राइस मिल पाएगा ऑर्डरली वाइंडिंग अप प्रोसेस में, ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि किसी को भी सिक्योरिटीज़ की जो है वो मार्केट वैल्यू की कोई जानकारी नहीं है। क्या उसका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा इस बारे में कोई कुछ नहीं अभी कह सकता, ये फंड ही बता सकता है बेहतर स्थिति में वही है। अच्छा, दूसरी बात, अगर डिस्ट्रेस सेलिंग होगी तो जाहिर है कि थोड़ा डिस्काउंट पे तो आपको माल बेचना ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा नुकसान तो ज़रूर होगा। लेकिन 2 ऑप्शंस हैं, ऑर्डरली वाइंड अप प्रोसेस में थोड़ा समय और लगेगा, जिसके बारे में कोई टाइम लिमिट तय नहीं की है फंड ने कि हाँ इतने, अगर आप यस ऑप्शन देंगे तो इतने महीने के भीतर हम ये पूरी प्रक्रिया संपन्न करा देंगे लिक्विडेशन की, जो एसेट्स हैं और जो रकम मिलेगी उसका जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे वो करने के बाद जो रकम बचेगी वो हम आप तक पहुंचा देंगे। और अगर रिडम्पशन की नौबत आती है, यानी लोग ना ऑप्शन चुनते हैं मेजॉरिटी, तो ऐसी स्थिति में अगर डिस्ट्रेस सेलिंग होगी, जाहिर होगी क्योंकि रिडेम्पशंस की बाढ़ आएगी, और
डिस्ट्रेस सेलिंग में वो फेयर प्राइस तो उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो कितना परसेंट कम मिलेगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। तो ये कुल मिला के हालात तस्वीर बहुत स्पष्ट नहीं है और इन्वेस्टर यूनिट होल्डर्स के सामने कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि जो मौजूदा एसेट्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी बाज़ार में फेयर वैल्यू क्या है, डिस्ट्रेस सेलिंग अगर हो तो क्या वैल्यू मिल सकती है। इस बारे में जो है वो खाकावार जो है वो सिलसिलेवार तरीके से फंडी कुछ जानकारी दे सकता है जो उसने अभी तक नहीं दी है। तो इन सब संभावनाओं पे विचार करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वोटिंग है जिस पे यूनिट होल्डर्स को अपने जो रकम उन्होंने लगाई है गाढ़ी कमाई की वो कितनी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, पूरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इस बारे में हर चीज़ का सोच समझ कर वो कोई भी निर्णय लें और उस हिसाब से यस या नो ऑप्शन का प्रयोग करें। ये उनका अधिकार है और वो उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है। हाँ, अब एक चीज़ ये है कि जो भी वोटिंग का रिज़ल्ट आएगा उस वोटिंग रिज़ल्ट को एक सील्ड लिफाफे में म्यूचुअल फंड या जो भी अधिकृत एजेंसी सुप्रीम कोर्ट ने की होगी वो एक सील्ड एनवेलप में उस वोटिंग के परिणाम को वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगी और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी उचित निर्णय होगा इस बारे में वो लेंगे। इस बारे में अभी बहुत सी आर्गुमेंट्स होने बाकी हैं क्योंकि चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन जो है जो यूनिट होल्डर्स के लिए हकों की लड़ाई लड़ रहा है और भी दूसरी पक्ष होंगे, तो वो उन सब की दलीलें सुनने के बाद और जाहिर है कि ये सब जो संभावनाएं मैंने व्यक्त की हैं हो सकता है कि इन संभावनाओं को भी जो है वो कोर्ट के सामने रखा जाए। तो ये चीज़ें तो अंतिम निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट से ही होगा कि पूरी रकम देनी होगी या नहीं देनी होगी, क्या संभावनाएं होंगी। तो ये तो आगे जा कर के कोर्ट ही अंतिम कोई फ़ैसला करेगा। तो फ़िलहाल ई वोटिंग के बाद यूनिट होल्डर्स के फ़ैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाएगी एक बंद लिफाफे में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरिम ऑर्डर पास करते हैं और क्या कोई निर्णय देते हैं तो ये सब समय बताएगा। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई अगला अंतरिम आदेश या कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक यूनिट होल्डर्स को इंतज़ार करना ही होगा। और हाँ, उसके पहले जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसको बहुत सोच समझकर अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करते हुए प्रॉस एंड कॉन्स पे गंभीरता से मनन करते हुए इस ई वोटिंग अधिकार का बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए और वही भविष्य तय करेगा कि उन्हें कितनी रकम मिलनी है, कब तक मिलनी है और कितनी जल्दी मिलनी है। तो तब तक इंतज़ार करना बेहतर होगा। देर आए दुरुस्त आए, ई वोटिंग की प्रक्रिया कम से कम एक शुरू होने वाली है और हो गई है। ई वोटिंग का भी समय नज़दीक आ रहा है जो 26 से 28 तक चलेगी और 29 को भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो तब तक के लिए सभी अपना फ़ैसला बनाने में पूरा समय लगाएं कि उन्हें करना क्या है। तो तब तक के लिए जो भी इस फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए ताज़ा घटनाक्रम होंगे, अगर कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आपके लिए उपयोगी होंगे मैं आप तक लाने का प्रयास करूंगा। तो मुझे इजाज़त दें। हाँ, जाने से पहले, इजाज़त लेने से पहले मैं एक आग्रह आपसे करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो प्लीज़ एक लाइक देना ना भूलें। और हाँ, अगर ये आप उचित समझते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड की ये जानकारी आप कि किसी मित्र या नातेदार रिश्तेदार के लिए उपयोगी साबित हो सकती है तो इसे शेयर करने में कोई गुरेज न करें। और हाँ, ताज़ा अपडेट्स और ताज़ा घटनाक्रमों की जानकारी के लिए आपको अगर लगता है कि मेरे वीडियो वैल्यूएबल हैं, उपयोगी हैं, काम के हैं, तो आप प्लीज़
सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें और सब्सक्रिप्शन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाने में कोई संकोच ना करें। तब तक अगले एपिसोड तक आप से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।